इस वक्त हमारे साथ भारतीय सिनेमा जगत के दो ऐसे टैलेंटेड वर्सटाइल, मैं उनको एक्टर कहूँ, उनको डायरेक्टर कहूँ, उनको पटकथाकार कहूँ, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि बेहिचक मैं कह सकता हूँ कि न सिर्फ मेरी पीढ़ी के बल्कि जो मुझसे यंगर जनरेशन है उसके लिए भी ये जो दो मेरे साथ स्टालवर्ड्स हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, ये बहुत ज़बरदस्त हैं और ये थिएटर से हैं। तो आप कई सरप्राइज़ के लिए तैयार रहिए, जिसके लिए मैंने अपने को तैयार कर लिया था। तो मिलिए, मेरे बाईं तरफ हैं रजत कपूर साहब, बहुत स्वागत करता हूं सर, और मेरे दाईं तरफ हैं विनय पाठक साहब, जिनके बारे में शब्दों के मोहताजी नहीं है। हालांकि आपने रजत जी का जो अभी आपने रिएक्शन देखा होगा, वो रिएक्शन बताता है कि डाउन टू अर्थ होना कितना जीवन में ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें इन दोनों में बिल्कुल बेहिचक मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मैं रजत जी की तरफ ही आता हूँ। थिएटर से आना, दिल्ली का वो चिंगारी से जुड़ना और फिर उस चिंगारी को लेकर पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ जाना और फिर लौटना अलग अलग तरह के क्रिएशंस के साथ, अभी भी आपको लगता है कितना आपने खुद को डिस्कवर किया है, या अभी लगता है कि कई मील हैं, मैनी माइल्स टू गो? क्या लगता है? द डिस्कवरी इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि अगर आप जीवित हैं, अगर आप रोज़ सुबह उठते हैं, तो एक डिस्कवरी तो रोज़ होती है, दुनिया के बारे में भी और अपने बारे में भी, दोनों। और आई थिंक वन वर्क्स टू डिस्कवर वन सेल्फ, दैट्स ऑल्सो अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि अपने काम के ज़रिए ही आदमी खुद को समझ पाता है। I think the whole process, the journey is of that, of self-discovery, and which is not going to stop. मुझे लगता है कि बाज़ार के प्रेशर के बाद भी भारतीय सिनेमा अपने अलग अलग मीडियम की वजह से, चाहे अब यूट्यूब हो, चाहे और सोशल मीडियम हो, इनकी वजह से वो ज़्यादा स्वतंत्र हुआ है। 1970 के दशक में, मतलब 50s का सिनेमा तो भूल ही जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन था, जब विमल रॉय और राज कपूर और गुरुदत्त जैसे फिल्म मेकर्स फिल्में बनाते थे। मुगल आज़म और आवारा और प्यासा, ये सब 57 की फिल्म, मदर इंडिया। 70s में भी जब न्यू वेव जिसको बोलते हैं, जब शुरू हुई थी, फिल्म मेकर्स लाइक कुमार शानी, मणि कौल, सईद मिर्ज़ा, सत्यू, केतन मेहता, everybody made their debuts in the 70s. Kundan Shah, not only in Hindi cinema but Adur Gopalakrishnan in Malayalam cinema. Bengali cinema was still fantastic in those days. So Indian cinema had an identity in the 70s. Compared to that, I don't think we are making good films now. We are making एक दो इक्का दुक्का कुछ आ जाता है साल भर में, हम लोग कहते हैं अरे इंडिपेंडेंट सिनेमा कमाल हो गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कमाल हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी को लेकर जो मेरे बेसिकली आप अपने को एक अभिनेता पाते हैं, एक राइटर पाते हैं, किस रूप में देखते हैं, किस तरह से अपने को देखते हैं? मैं एक मजदूर कलाकार हूँ। तो क्या है कि जब घर बन रहा होता है तो एक तो मास्टर जी होते हैं और एक होता है कि वो गारा, चूना, सीमेंट, वो भी है, उसमें एक राज मिस्त्री होते हैं, वो पूरा नापते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या है ना कि आप हमसे सीमेंट ढोवा लीजिए, आप हमसे ईंटें लगवा लीजिए, आप कहिए कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा कुछ डिज़ाइन कर लो, शायद वो भी कर लें हम। तो मुझे मतलब संरक्षण की बहुत ज़रूरत है, निर्देशन की बहुत ज़रूरत है। जितना मेरी कुवत है, मैं उसके अनुसार मजदूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपके क्रिएशन का कौन सा फॉर्म हमको आगे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसको आप मजदूरी कह रहे हैं? कल हमने एक यहाँ शेक्सपियर के नाटक का एक रूपांतर हमने खेला, और 3 और नाटक हैं जिनको लेके हम पूरे भारत में घूम रहे हैं, जनवरी से घूम रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाके उसके 3-4 नाटकों का हम मंचन करते हैं। इसके अलावा कुछ फिल्में हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं जिनका निर्माण अभी चल रहा है, और जब वक्त आएगा उसको प्रेस और मीडिया भाइयों को बताने का, तो हम खुद आप फ़ोन कर कहेंगे भाई देखिए ये आ रहा है, इसको ज़रा दीवारों पर चिपका दीजिए ताकि लोग जानें। हाँ जी। रजत जी, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ आप गए, आज हम देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस तरह काम कर रहा है, इब्राहिम अलका जी के समय का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या 70s का पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, लेकिन ये जो मीडियम थे हमारे यहाँ,
या भारत भवन 1982 के बाद बवाकारन साहब के समय का भारत भवन, तो ये क्या वही कहानी है कि मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग, या नॉस्टैल्जिया है जिसमें हम अक्सर उलझ जाते हैं? आई थिंक इट्स मोर नॉस्टैल्जिया बिकॉज दीज आर ग्रेट इंस्टीट्यूट्स, और एक बार जो उनकी नींव पड़ चुकी है, आई डोंट थिंक वो इंस्टीट्यूट कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जब 80s में पढ़ते थे FTI में, तब भी स्ट्राइक्स होती थी, तब भी ये कहा जाता था गवर्नमेंट जो है बंद करना चाहती है, प्राइवेटाइज करना चाहती है वगैरह वगैरह। 30 साल पुरानी बात है, अभी भी FTI चल रहा है, अभी भी वहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं हर काम में, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन। उमेश कुलकर्णी अभी रिसेंटली मराठी सिनेमा बना रहे हैं, गुरविंदर इज़ वन ऑफ द न्यू फाइंड्स, अमित दत्ता कुछ 15 साल पहले निकले हैं। सो दिस कंटिन्यूस मूवमेंट फ्रॉम FTI, NSD, these are still great institutes. क्या आपको लगता है कि टेक्निकली हम बहुत बेहतर हुए हैं सिनेमा में, या आपको लग रहा है कि वो भी परंपरा, ये भी एक नॉस्टैल्जिया है कि पहले जैसे अभिनेता नहीं दिखते हैं? आज विनय जी भी हैं, रजत जी। अव्वल तो ये है कि वो नॉस्टैल्जिया जो है वो बात सच्ची है। दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि तकनीकी रूप से सिर्फ हमारा सिनेमा ही नहीं, हम सब, आज आप मोबाइल का कैसे प्रयोग किया जाता है, आप हर रिक्शा वाला भी जानता है। आज से 30 साल पहले सिर्फ वैज्ञानिक जानते थे कि मोबाइल फ़ोन कैसे किया जाता है, और वो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शायद एक हुआ होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टेक्निकली हम सब इवॉल्व हुए हैं। उसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा साहित्य इवॉल्व हुआ है ना। हम फिल्में बहुत जल्दी बना लेते हैं, कम लागत में बना लेते हैं, लेकिन अच्छी बनाते हैं कि नहीं, है ना। अभी हमारे यहाँ किताब छपना उतनी मुश्किल बात नहीं है। अभी तो ऐसे फटाक से छप जाए, आप मतलब चाहें तो आप परसों अपनी किताब छपवा लें, ठीक है ना, अपना जेरोक्स वाला किताब बना के दे देगा आपको। लेकिन किताब क्या छाप रहे हैं आप, ठीक है ना। तो वही सोचने वाली बात है कि मतलब शरद चंद्र कितने हुए। तो अभी आज के ज़माने का साहित्य, मतलब आज कोई शरद चंद्र जैसा साहित्य लिखेगा तो उसको यही कहा जाएगा कि भाई तो आगे ही नहीं बढ़े। तो बात शिक्षा की है, बात इन सब चीज़ों को समझने की है। और ये वो लकीर के फ़कीर वाली बात है कि मतलब तब ये था, वो अब वो क्यों नहीं है। वो थोड़ा जो वो विवाद है वो पुराना हो चुका है। मुझे तो लगता है कि अब विवाद भी हमें नई खोजनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमें विवाद करना नहीं आता। वो शायद हम धीरे धीरे विवाद की तमीज़ भूल रहे हैं, क्योंकि हमें विवाद का मतलब हम भूल गए हैं। विवाद का मतलब सिर्फ नकारात्मक नहीं है, विवाद जो है बहुत ही सकारात्मक चीज़ है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन उसका किस रूप से वो, अब तो वो विवाद का मतलब TRP हो गया है मीडिया में। अब मतलब जितना ज़्यादा शोर होगा, जितने खून नज़र आएंगे, जितनी माथापच्ची होगी, उतना अच्छा शो बनेगा। लेकिन आपको भी पता है कि वो विवाद नहीं है। उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि देखने वालों को अगर दोनों पक्षों की दलीलों में कुछ बात नज़र आए तो वो विवाद है, तब हम शिक्षित होने की तरह अग्रसर होते हैं। जब वो नहीं है तो मतलब हमें चिंता उस बात की होनी चाहिए। हमें चिंता उस बात की नहीं होनी चाहिए कि वो विवाद जो है उसका प्रसारण कितने देशों में हुआ और कितने लोगों ने देखा। वो टेक्निकली तो हम एडवांस होते रहेंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो मूल बात है, जो गूढ़ बात है, हमें हाँ कहीं क्या जा रही है वो उसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि क्या विवाद भी प्रायोजित हैं, और क्या ये विवाद एग्जिबिशनिस्ट हो गए हैं कि इन विवादों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन ये विवाद किसी नाटक या किसी फिल्म की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं आपको हमको प्रभावित करने के लिए। मैं एक सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है वो सवाल ये है कि क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हम बार बार करते हैं, 2017 की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप किस तरह एडजस्ट करते हैं? हमारे पास सादत हसन मंटो थे, हम पढ़ते थे, और हमारे पास MS सत्यू की गर्म हवा जब हमने देखी तो हमें लगा ये हालत है मुल्क में। 2017 में कई फिल्म सेंसर बोर्ड जो है, क्या आप इस चीज़ों को कुछ जोड़ पाते हैं जो बात विनय जी ने कही? See, there are two things. It's true that we are becoming more intolerant, that we want to restrict everything to a very small, within small boundaries. This is happening every day. So if whatever I say is very likely to offend you, anything I say is likely to offend somebody.
सो हमारा इतना इतने सेंसिटिव हो गए हम लोग हर चीज़ के बारे में कि कोई किसी से कुछ कह ही नहीं पाता. अगर आप कहेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, अब आपने मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, अब मैं आपको मारूंगा. नॉट ओनली एम आई हर्ट, आई एम गोइंग टू बीट यू अप. दिस इज़ वन थिंग. But on the other hand, about censorship and restrictions, my stand is that if Iran, which has so many restrictions, can still make great films, then we should not put that up as an excuse. कि अगर सेंसर बोर्ड कहता है, मान लीजिए कि आपके यहाँ कानून है कि आप फिल्मों में सिगरेट पीना नहीं दिखा सकते, वो सही है कानून की गलत है वो अलग मुद्दा है, उसके ऊपर बहस हो सकती है. लेकिन अगर वो कानून है तो मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें कोई सिगरेट नहीं पीता. क्या प्रॉब्लम है, क्या बड़ी बात है ना. ऐसा तो नहीं कि मैं एक आर्टिस्टिक फिल्म नहीं बना सकता क्योंकि सिगरेट पीना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है. यू हैव टू वर्क अराउंड द सिस्टम. आई एम सेइंग सो हाउ स्टूपिड आई माइट फील दैट सेंसर बोर्ड इज बीइंग और रिग्रेसिव इट इज़ बीइंग, but there is always a way to work around. We can't take that as a restriction to our creativity, is what I'm trying to say. मायूस होते हैं इसको लेकर, या आपको लगता है आगे जाके सूरत बदलेगी? ज़रूर बदलेगी. बदलाव तो होता ही रहता है, हर 10 साल 5 साल में बदलाव होता है. अभी जो हो रहा है वो 5 साल के बाद कुछ और होगा. आप क्या देखते हैं जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं? बाज़ार एक बहुत बड़ी फोर्स है, हमेशा से रहा है, लेकिन अभी वो बहुत बड़ी ताकत है. और अभी जिस तरह से हमारा कोलैबोरेशन हॉलीवुड की बड़ी कंपनीज के साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बड़ी ग्रिपिन होगी हॉलीवुड के. एक तरह से मैं ये तो नहीं कहूँगा चंगुल में होगी, क्रिएटिविटी को कोई पकड़ नहीं सकता है. लेकिन आप क्या फ्यूचर देखते हैं आगे? जैसे अभी बाहुबली ने एक ट्रेंड सेट किया है, अच्छा बुरा है ये डिबेटेबल है, लेकिन क्या आगे जाकर हम एक इसी तरह के एक सिनेमा को गढ़ने की तरफ अगर बढ़ चले और बरसों बरस यही बनाते रहे? देखिए भाई शरद जी, मंसूबे की बातें हैं. जब महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई थी तो उस समय की बहुत बड़ी फिल्म थी वो, और मदर इंडिया बहुत कम लोग जानते हैं, ऑस्कर में गई थी, ठीक है ना. तो फिर तो ये होगा कि बस अब मदर इंडिया बन गई तो उधर हॉलीवुड धाराशाही हो जाएगा और उधर मतलब यूरोपियन सिनेमा जो है वो कपकपा जाएगा. हम लोगों को मतलब हर चीज़ में जलजला लाने की जो मतलब आदत है ना, मुझे ये नहीं लगता है कि हम इस होड़ में क्यों हैं कि हम नंबर 1 हो जाएंगे तो वो नंबर 2 हो जाएंगे. आपने जिस व्यवसाय की बात की, तो बाज़ार तो हमेशा से शक्तिशाली रहा है. बाज़ार हमेशा से मतलब जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसको बाज़ार हमेशा से प्रभावित करता रहा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कला है इसके बाद नहीं पनपी. कंटेम्प्रेरी सिनेमा की मैं बात करूं, उसके जो एक्टर्स हैं और जो न्यू वेव सिनेमा से निकले हुए जो या उनकी मैं बात, जैसे नसीर साहब को हमने हमेशा देखा एक नाराज़गी उनके भीतर रही. कई बार हमने देखा कि वो मुख्य धारा के सिनेमा में आके जैसे एक नाराज़गी उनके भीतर थी. एक वो किस वजह से थी शायद वो ये आप बेहतर समझ सकते होंगे. क्या ये नाराज़गी आप और विनय जी महसूस करते हैं या वो बह चुकी है अब? Again, I don't think Nasir Saab's example can be definitive for everybody from the 70s. That's one particular person. And there can be some people, there are some actors like that even now. I know a few who are also very bitter. So आप ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं? आप उसमें कड़वापन देखना चाहते हैं या सोचते हैं कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है? Personally, Vinay and I, and we've spoken about it, we both believe that we are very privileged to be doing what we're doing. We are very grateful for what opportunities we've got. And really, every day of my life, I think I'm filled with gratitude for what has been possible. क्या अगर बाहुबली जैसा कोई लैंडस्केप रचने का मौका बतौर डायरेक्टर आपको मिलता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे? I'm not interested in mainstream cinema as such. I'm not interested in telling stories which don't come from within me. Bahubali does not excite me. That kind of storytelling doesn't excite me. But also that kind of scale doesn't excite me. I want to do intimate stories in some way. मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रजत जी, और मैं विनय जी मानता हूँ कि जो बातें इन्होंने कही हैं आप सहमत होंगे उनमें, या कोई? जी जी, धन्यवाद करता हूँ आप दोनों का. कैमरामैन मकरंद और आशीष के साथ शरद द्विवेदी, जे फ्लिप फेस्टिवल, होटल लैक्वी, अशोका, भोपाल.